Assalamualaikum everyone. This is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. As we have started a machine learning series, AI series and generative AI series and after that inshallah deep learning series as well. इन सब के लिए database बहुत important है because oftenly आपका data reside करता है आपके database में. अगर आपको database से interact करना नहीं आएगा तो आपके लिए AI perform करना मुश्किल हो जाएगा. तो आज हम देखते हैं कि database क्या है. डेटाबेस एक डाटा रिप्रेजेंटेशन है जैसे कि आपकी अदर रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की. फॉर एग्जांपल पीडीएफ फाइल है उसमें भी डाटा होता है तो ये एक डाटा रिप्रेजेंटेशन है. सीएसवी फाइल होती है उसमें भी डाटा होता है ये भी एक डाटा रिप्रेजेंटेशन है. एक्सेल फाइल होती है तो जहाँ पे भी डाटा अवेलेबल है वो एक डाटा रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरीके से डाटाबेस भी एक डाटा रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज वहाँ पे भी एक डाटाबेस होता है. और इस डाटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं उसको हम सीक्वल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. डेटाबेस बहुत आसान है और आज हम पेंडास की कॉम्बिनेशन से डेटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और कुछ एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और इसी नॉलेज को फिर हम आगे लेके जाएंगे और एआई में इनकॉर्पोरेट करेंगे. डेटाबेस की हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है स्टोर डॉट डी बी के से. ये एक डेटाबेस है हमारे पास. हम देखते हैं कि इस डेटाबेस से हम डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो जो आपके डाटा इंजीनियर्स होते हैं वो आपके लिए डेटाबेस का स्कीमा बना के रखते हैं. स्कीमा क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. स्कीमा कुछ इस तरीके से होता है कि जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टेबल्स डिफाइन होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्सेल में आपके पास नंबर ऑफ शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3. डेटाबेस में भी आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं या आप समझ लेंगे शीट्स होती हैं या आप समझ लें कि मल्टीपल डाटा सेट्स होते हैं. और इन डाटा सेट्स के बीच में या टेबल्स के बीच में एक रिलेशन होता है. तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस का स्कीमा है जिसमें एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड है. तो आप देख रहे हैं जहाँ पे स्टैरिक है इसको हम प्राइमरी की कहते हैं. और ये प्राइमरी की अगर किसी दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी की है प्रोडक्ट लाइन की जो कि प्रोडक्ट के टेबल में जाके प्रोडक्ट लाइन से कनेक्ट हो रही है तो इस की को हम कहते हैं फॉरेन की. तो प्राइमरी की जिस की से जाके कनेक्ट हो, जिस कॉलम से जाके कनेक्ट हो उसको हम फॉरेन की कहते हैं. तो अब यहाँ पे देखें जहाँ पे स्टैरिक दिए हुए हैं वो आपकी प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारे पास हमारे डेटाबेस में कुछ 8 टेबल्स अवेलेबल हैं. आइए देखते हैं कि हम इस डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. बहुत ही आसान है. अप हमने थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर चेंज किया है. आपने देखा होगा कि जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग पे फोकस ज़्यादा होता है और एक्सप्लेनेशन या कोई इजी कॉन्सेप्ट हमसे मिस हो जाते हैं. तो आइंदा के लिए हम ये करेंगे कि हम कोडिंग आपके लिए लिख कर लेकर आएंगे और उस कोडिंग को हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे. आइए देखते हैं कैसे. सबसे क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम पैंडास और डेटाबेस की कॉम्बिनेशन से काम करेंगे ताकि आने वाले वक्तों में हम पाइथन के थ्रू ही अपने डेटाबेस को कंट्रोल कर सकें. तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पैंडास की, इंपोर्ट पैंडास एसपीडी, और एक हमारे पास डेटाबेस से डील करने के लिए क्लाइंट है या आप ये कहें कि हमारे पास सीक्वलाइट की लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं सीक्वल. ये सीक्वल क्या करता है, ये सीक्वल हमें अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास डेटाबेस की फाइल है स्टोर डॉट डी बी. ये फाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये जो स्कीमा मैंने अभी आपको दिखाया है ये भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और ये जो वर्किंग फाइल में जिस पे हम आज काम करेंगे ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो हमारे डेटाबेस का नाम मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख लिया. आपको पता है कि जब हम कोई भी डेटाबेस या डाटा की फाइल रीड करवाते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग में देते हैं. सबसे पहले तो जो आपका सीक्वल है उसको आप कनेक्ट करें अपने डेटाबेस से. तो मैंने लिख दिया सीक्वल जो कि हमारा सीक्वलाइट है. इसके अंदर एक मेथड होता है कनेक्ट का. उसके अंदर मैंने डेटाबेस के फाइल का नाम दे दिया तो ये कनेक्ट हो जाएगा. तो पहले मैं इस सेल को रन कर लेता हूँ और फिर मैं इस सेल को रन कर लेता हूँ. अब हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है या हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं. अब मैंने आप लोगों से कहा था कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि बहुत आसान है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल था आपने देखा था उसका नाम था ऑर्डर डिटेल्स. ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉलम है. तो अगर मैं एक क्यूरी लिखता हूँ तो याद रखिएगा एसक्यूएल क्यूरी जो होती है वो हमेशा जो है वो सिलेक्ट से स्टार्ट होती है क्योंकि हम
पाइथन के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं आप देखें, तो आपको पता है कि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और अगर हमारी स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल लाइन में, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग मैंने 2 लाइन में लिखी है, तो आप शुरू में भी 3 इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और एंड में भी 3 इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। लेकिन आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब भी आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हैं, और ट्रिपल ना लगाएं, सिंगल लाइन है तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब देखें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कितनी आसान है कि वो हमेशा सिलेक्ट से स्टार्ट होती है। सिलेक्ट के बाद आप कॉलम का नाम बताते हैं। अगर आपके कॉलम का नाम नहीं पता, या आपको सारे कॉलम चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो 5 कॉलम्स हैं वो अगर मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट ऑल दी कॉलम। स्टैटिक का मतलब है ऑल दी कॉलम। कहाँ से? फ्रॉम माई टेबल। मेरे टेबल का नाम क्या था? ऑर्डर डिटेल्स। ये देखें आप, ये मेरे टेबल का नाम है ऑर्डर डिटेल्स। तो अगर मैं इसको रन करूं, ये मेरी क्यूरी हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि हम डेटाबेस और पेंडास की मदद से कहेंगे। पेंडास के अंदर एक मेथड है रीड सीक्वल का, इसको आप क्यूरी बताएं, जो कि हमने ऊपर ये लिखी है क्यूरी। और उसके साथ उसको बता देंगे जिस डेटाबेस से आपने कनेक्शन बिल्ड किया है। ऑब्वियसली हमने स्टोर डॉट डीबी से कनेक्शन बिल्ड किया है, तो ये क्यूरी लेके जाएगा और इस डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा और आपको रिजल्ट ला के देगा। तो देखें पेंडास की मदद से हम जो है वो क्यूरी को कम्युनिकेट करवा रहे हैं अपने डेटाबेस से। और आपको पता है पेंडास का रिजल्ट हमेशा एक डाटा फ्रेम आता है, तो इसका आंसर मुझे किस में मिलेगा? डाटा फ्रेम में मिलेगा। और डाटा फ्रेम यानी कि पेंडास के तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। और अगर आप लोगों ने पेंडास की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज जाके देखें। तो देखिए मेरे पास आंसर देखें कैसे डेटाबेस की उसमें आ गया। ये मेरे पास डेटाबेस है, डेटाबेस से कॉलम को निकालना, उसको मैनिपुलेट करना, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको पेंडास से मैनिपुलेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं सारे काम आपको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू करवाऊंगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे सारे कॉलम उससे रिक्वेस्ट करी है। अगर मुझे सारे कॉलम्स ना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये 2 कॉलम्स चाहिए हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टैटिक हटा दूंगा, और स्टैटिक हटाने के बाद कॉमा, पहले कॉलम का नाम लिखूंगा और कॉमा सेकंड कॉलम का नाम लिख दूंगा। अब देखें मेरे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स आएंगे। ये देखें, ये भी मेरे पास पेंडास का डाटा फ्रेम आया, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं। और आपको पता है कि पेंडास के डाटा फ्रेम में अगर सिर्फ आपको कुछ रॉज देखनी है टॉप की, तो आप हेड भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने नीचे यहाँ पे हेड यूज कर दिया पेंडास का। तो आप पेंडास और डेटाबेस के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट काम कर सकते हैं, और आपकी स्किल्स जो सिर्फ पेंडास जानता है उससे, और जो सिर्फ डेटाबेस जानते हैं उनसे, अगर आपके पास दोनों स्किल आ गए तो आप उन दोनों से बहुत आगे हो जाएंगे। तो आप पेंडास की स्किल्स और डेटाबेस की स्किल्स मर्ज करके आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आपने देखा कि अगर सिर्फ मुझे टॉप 10 रॉज देनी है, तो मैंने पेंडास के अंदर एक डाटा फ्रेम का एक मेथड होता है, क्योंकि ये एक डाटा फ्रेम दे रहा है मुझे, और डाटा फ्रेम का एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं हेड। आप चाहें तो इसको सेव करवा लेते और आप लिख देते डी एफ, और डी एफ के अंदर आप नीचे जाके लिखते df डॉट हेड। तो अगर आपने वेरिएबल में सेव करवाया, जब भी आपका आंसर यही आएगा। तो आप जो रिजल्ट आ रहा है डेटाबेस से आपने क्यूरी एक्सट्रैक्ट करके, वो आपने यहाँ पे कर लिया। डेटाबेस का एक और एडवांटेज ये होता है कि आपने देखा कि डेटाबेस में सारा डाटा एक साथ लोड नहीं होता। जैसे कि आप जब सीएसवी करते थे तो सीएसवी का सारा डाटा हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता था। डेटाबेस का ये फायदा है कि वो आपकी रैम को एग्जॉस्ट नहीं करेगा, और आपको सिर्फ उतना ही डाटा देगा जितनी आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, कि वो आपकी मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता, वो आपकी रिक्वेस्ट पे काम करता है। अब आते हैं कि क्या हमारे पास पेंडास के अंदर मेथड है कि हम टॉप रॉल्स देख सकते हैं। सीक्वल के अंदर हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो सीक्वल से भी टॉप 10 रॉल्स को देख सकता हूँ। मेरे पास एक कमांड होती है, देखें ये तो सेम है कि सेलेक्ट 2 कॉलम्स, कौन से टेबल से? फ्रॉम दिस टेबल। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं लिमिट, और लिमिट के बाद मैं बता दूं 10, तो ये सिर्फ आपको 10 रॉज ही दिखाएगा। ये देखें, आपको हेड लिखने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि पेंडास के मेथड को लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखें कि ये सारी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, तो हमारा कितना टाइम सेव हो रहा है, और हमारे जो एक्सपीरियंस है लर्निंग का वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने इस ब्लॉक में क्या किया है, तो मैंने ऑल कॉलम्स को प्रेजेंट किया है। अगर आप इस कॉलम में देखना चाह रहे हैं, तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने सिर्फ 2 कॉलम्स को प्रेजेंट किया है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे देखा तो मैंने 10 रॉस यूज किए यूजिंग हेड मेथड, पेंडास हेड मेथड। मैं लिख देता हूँ, ये पेंडास के मेथड से हमने किया है। पेंडास के हेड मेथड से हमने इसको अचीव किया। लेकिन
ये हम सीक्वल के थ्रू भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक कीवर्ड यूज करना है लिमिट का, और ये सिर्फ आपको 10 रॉज दिखा देगा। ये देखें आप, ठीक है। अब एक और काम कर सकते हैं, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट कोड है और इसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी ऑर्डर्स हैं ये बहुत ज़्यादा है। मैं तो आपको सिर्फ 10 शो कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये वाली जो आपको प्रोडक्ट कोड नज़र आ रहा हो, इसकी एक क्वांटिटी जो आपको 30 नज़र आ रही है कि एक एक टाइम में कस्टमर ने ये ऑर्डर किया और 30 की। हो सकता है कि कोई दूसरा कस्टमर भी यही वाला प्रोडक्ट ऑर्डर करे और हो सकता है उसकी क्वांटिटी 37 हो, 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा डाटा है। अगर मैं यहाँ से लिमिट हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से लिमिट हटा दूँ, तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास नंबर ऑफ रॉस कितनी है, जो कि हमारे पास ऊपर भी आ रही थी कि कुछ हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, वो जो सेल हुए हैं हमारे पास प्रोडक्ट, वो तकरीबन 3000 प्रोडक्ट सेल हुए हैं हमारे पास। लेकिन इन प्रोडक्ट में रिपीटेशन भी हो रही है कि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट सेल हुआ हो, आपको नज़र नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे एलिप्सेस आ रहे हैं, लेकिन टोटल डाटा हमारे पास 3000 का है। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने डाटा को ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो आप देखें ये चीज़ तो, ये पार्ट तो मेरा सेम है, ये पार्ट भी मेरा सेम है। जो चेंज आपको नज़र आ रहा होगा वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैंने कहा ग्रुप बाय कर दो प्रोडक्ट कोड पे। प्रोडक्ट कोड आपका ये फर्स्ट कॉलम है। तो आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट कोड के नाम पे ग्रुप करा। जब आप ग्रुप करेंगे तो इसका डाटा अलग ग्रुप हो जाएगा, जो इस प्रोडक्ट के नाम से जितने भी डाटा आ रहा होगा, अभी तो आपको कम नजर आ रहा है क्योंकि लिमिट लगाई हुई है, इसके नाम से जितना भी डाटा आ रहा होगा वो ग्रुप हो जाएगा। और जब ग्रुप हुआ तो मैंने कहा जो इसकी क्वांटिटी ऑर्डर थी उन सबको आप सम कर लें। तो अब आप देखें कि मेरे पास जो 3000 का डाटा था, 2996 का डाटा, अब वो ग्रुप हो जाएगा और सिर्फ मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट कोड आ रहे होंगे और उनके अगेंस्ट टोटल क्वांटिटी आ रही होगी, क्योंकि आपने तमाम प्रोडक्ट कोड को ग्रुप कर दिया। तो अब आपके पास ग्रुप करने के बाद सिर्फ यूनिक वैल्यू आ रही होगी और आपके पास टोटल प्रोडक्ट सिर्फ 109 है। 109 आपके पास टोटल प्रोडक्ट है, जिसमें से आपने जो सेल किया है वो S10 को आपने सेल किया है, उसकी क्वांटिटी थी 1057। S10 1949 जो प्रोडक्ट है वो 961 मरतबा सेल हुआ है। और ये कुछ हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है, उसके अगेंस्ट हमारे पास उनकी क्वांटिटी सेल आ रही है। आपने देखा, देखें, हो सकता है कि कोई बात मुझसे मिस हो जाए, आपको चाहिए कि आप कमेंट्स में मुझसे पूछें। आप इधर देखें कि जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ पे कॉलम का नाम लिख कर आ गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या मैं अपने कॉलम को रीनेम कर सकता हूँ? बिल्कुल रीनेम कर सकता हूँ, और वो भी सीक्वल क्यूरी में कर सकता हूँ। आपको पता है सीक्वल क्यूरी हमेशा सिलेक्ट से स्टार्ट होती है, फिर कॉलम के नाम आते हैं, फिर उसके बाद फ्रॉम के अंदर टेबल का नाम आता है, और फिर आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो क्या मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे बस मुझे कॉलम का नाम लिख दूँ अगर, तो ये क्या होगा, इसको इग्नोर करके जो भी इसके आगे नाम लिखा होगा वो कॉलम का नाम दे देगा। और ये मैंने नीचे किया, ये देखें, मैंने इसके आगे एक नाम लिख दिया क्वांटिटी ऑर्डर। अब मैं इसको रन करूंगा तो अब मेरे पास फॉर्मूला नहीं आ रहा होगा, बल्कि जो मैंने इस पूरे चीज, पूरे फंक्शन को जो नाम दिया वो मैंने क्वांटिटी ऑर्डर का नाम दिया। तो ये मैंने रीनेम कॉलम का आपको बता दी। तो ये छोटी छोटी क्यूरीज है जो आपको हेल्प आउट करेंगी सीक्वल में, और इंशाल्लाह हम सीक्वल में आगे जाके बहुत बड़े काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखें और कमेंट्स में सवाल पूछें। आप लोग कमेंट्स में पूछते नहीं है, इस वजह से आपकी नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। तो प्लीज़ पूछें। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमने तमाम सीरीज स्टार्ट करी हैं उनको मैं कंटिन्यूसली इस वजह से कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा कि एक सीरीज को मैं खत्म करवा रहा हूँ फिर दूसरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको सारे कॉन्सेप्ट एट अ सिंगल टाइम आने चाहिए। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि किसी ने एआई स्टार्ट करी तो वो एआई को पूरा खत्म करते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। किसी ने पावर बीआई स्टार्ट करी तो वो पावर बीआई को पूरा खत्म करते हैं। नो, आपको चाहिए कि आप कंटिन्यूटी के साथ एक एक टॉपिक जो है वो मिक्स करके कराएं। तो आज मैं अगर आपको डेटाबेस करवा रहा हूँ तो कल मैं आपको मशीन लर्निंग का कोई टॉपिक करवाऊंगा, ताकि आपको डेटाबेस भी रिफ्रेश रहे, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी रिफ्रेश रहे, और नेक्स्ट डे में आपको हो सकता है कि इन्हीं की कॉम्बिनेशन से डीप लर्निंग करवा दूँ, या इन्हीं की कॉम्बिनेशन से मैं एपीआई से करवा दूँ। तो अगर आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे पीछे, तो होगा ये कि आपकी मेमोरी में सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही टॉपिक को पूरा कवर करवाते हैं, जिसमें 20-25 घंटे लगा देते हैं, और पता ये चलता है कि फिर जब वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसमें 20-25 घंटे लगाते हैं, तो पुराने वाले टॉपिक आपको भूल जाते हैं। हमारा जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हम तमाम टॉपिक को
रैंडमली आपको करवाते रहें ताकि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज हो जो आप अप्लाई कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे पास ये जो डाटा है इसमें देखें, इसमें कोई ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ा है, फिर ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई, फिर ये उसके बड़ी वैल्यू आ गई। तो क्या हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं? पेंडास में तो सॉर्ट करना आता है, लेकिन क्या हम सीक्वल के थ्रू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारे पास एक कीवर्ड होता है ऑर्डर बाय, जिसमें हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑर्डर बाय में मैंने कॉलम का नाम नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने कॉलम का नंबर लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम। तो मैंने कहा ऑर्डर कर दो सेकंड कॉलम के हिसाब से। लेकिन आप चाहें तो कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए ऑर्डर बाय में कॉलम का नंबर लिख दिया, नाम नहीं लिखा। फिर भी ये ऑर्डर कर देगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं डालेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा ऑर्डर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले बड़ा नंबर आए फिर छोटा फिर छोटा। तो ये देखें आपके पास अब डेटा ऑर्डर में आ गया, यानी कि सॉर्ट हो गया। याद रखिएगा सबसे पहले सिलेक्ट आता है, फिर फ्रॉम आता है, फिर ग्रुप बाय आता है, फिर ऑर्डर आता है। अगर आप इनकी सीक्वेंस चेंज करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो आपने एग्जीक्यूट सीक्वेंस भी याद कर रखनी है कि पहले आपने क्या कीवर्ड लिखना है, फिर कैसे कीवर्ड लिखना है। तो हमेशा सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट होता है, फिर आपके पास टेबल आता है, और ग्रुप बाय आता है, फिर ऑर्डर आता है। ये इसकी लिखने का तरीका है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं होती। सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है कमांड, वो ये कमांड होती है। जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद ग्रुप बाय जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद सिलेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और फिर आगे जाके आपका आखिर में ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूशन अलग होती है और लिखना अलग होता है। लिखते आप इस सीक्वेंस में, एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस डिफरेंट है जो मैंने अभी आपको बताई। आए आगे चलते हैं और सीक्वल क्यूरी को देखते हैं। अगर आपने, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास इस टेबल्स में से तो मैं डाटा ले लिया, मैंने प्रोडक्ट कोड करके दिखा दिया और आपको क्वांटिटी ऑर्डर करवा आपको दिखा दी। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट कोड मेरे पास आए हैं, इन्हीं प्रोडक्ट कोड से रिलेटेड मेरे पास क्वांटिटी इन स्टॉक आ जाए, यानी कि दूसरे टेबल का भी डाटा आ जाए। तो ये कैसे आ सकता है? दूसरे टेबल का डाटा आए, मैं बताता हूँ आपको कैसे आ सकता है। देखिए, अगर आप इधर देखें तो मैंने यहाँ तक तो बिल्कुल सेम लिखा है। आप देखें ये मैं ऊपर भी कर चुका हूँ। उसके बाद ये वाला पार्ट भी सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है। अच्छा, ग्रुप बाय में भी आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कॉलम का नाम ना दें बल्कि कॉलम का नंबर लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कॉलम 1 के हिसाब से करें। तो आपको ये यहाँ तक तो पार्ट पहली बार अबव क्यूरी में कवर है, और ये भी कवर है। ये मैंने क्या किया है ये मैं आपको बता दूं। अब क्योंकि मैं एक दूसरे टेबल के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो जब भी आप दूसरे टेबल के साथ इंटरेक्ट करेंगे अपनी मेन क्यूरी में, तो आपने वहां पे भी सिलेक्ट से स्टार्ट करना है। क्योंकि आपने जब भी कोई टेबल से कॉलम एक्सट्रैक्ट करने तो आप हमेशा सिलेक्ट से स्टार्ट करें। तो देखें सिलेक्ट इधर भी आ रहा है और सिलेक्ट भी इधर भी आ रहा है। तो ये हो गई हमारी मेन क्यूरी, और उस मेन क्यूरी के अंदर हमारे पास हमने एक और क्यूरी लिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं सब क्यूरी। जिस तरह के लूप के अंदर एक और लूप होता है तो हम उसको नेस्टेड लूप कहते हैं, तो इसी तरीके से ये हमारे पास सब क्यूरी है। और सब क्यूरी क्या है? मैंने कहा मुझे कॉलम दो, कौन सा कॉलम दो? क्वांटिटी इन स्टॉक कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखें, प्रोडक्ट के टेबल में मेरे ये दिया हुआ है क्वांटिटी इन स्टॉक। तो मैंने कहा कि मुझे दे दे, कौन से टेबल से दे दें? प्रोडक्ट के टेबल से दे दें। लेकिन कंडीशन कैसे बताएंगे? कंडीशन मैंने इधर बताई है कि भाई प्रोडक्ट के टेबल से आप क्वांटिटी इन स्टॉक तो दे रहे हैं, लेकिन कंडीशन आपने ये फॉलो करनी है कि प्रोडक्ट के टेबल में, ये टेबल का नाम है, ये कॉलम का नाम है, डॉट के बाद कॉलम का नाम आता है। तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट कोड का कॉलम है वो मैच करेगा मेरे ऑर्डर डिटेल्स के टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट के कोड का कॉलम है। तो कह क्या रहा हूं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी इन स्टॉक वो बताएं जो कि मेरी इस लाइन से मैच कर जाए। इस लाइन से मैच करने का क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जो प्रोडक्ट कोड है, देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है। तो मैं इधर एक कंडीशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीक्वल में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उधर हम वेयर लिखते हैं। तो मैंने लिखा जहां पे हमारा प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट के टेबल का जो प्रोडक्ट कोड का कॉलम है वो मैच कर जाए। इक्वालिटी का साइन यहाँ पे इक्वल्स टू होता है, जबकि पाइथन में डबल इक्वल्स टू होता है। यहाँ पे एक सिंगल इक्वल्स टू चलता है।
आपने देखा कि मेरा जो प्रोडक्ट का टेबल है उसके इस कॉलम में, यानी कि प्रोडक्ट कोड का कॉलम मैच कर रहा हो ऑर्डर डिटेल्स के प्रोडक्ट कोड के कॉलम, और ये हमारा तीसरा कॉलम बन गया। देखें, सबसे पहले मैंने कहा ना सिलेक्ट के बाद हमेशा कॉलम्स आते हैं, तो ये देखिए मैंने तीसरा कॉलम बना लिया। और क्योंकि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, और मैंने कहा था कोई भी आप स्टेटमेंट लिखे उसका आप छोटा सा नाम लिख सकते हैं, तो देखिए ये मेरे पास क्वांटिटी इन स्टॉक भी आ गया। तो देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट कोड आ गया, ये उसकी ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, और उसका स्टॉक कितना अवेलेबल है वो मेरे पास आ गया। ये देखें, और ये कैसे आया, मैंने ये प्रोडक्ट कोड को मैच करवाया प्रोडक्ट के टेबल के अंदर प्रोडक्ट कोड को, ताकि ये जो वैल्यू आ रही है वो इसी वाले कोड की आए। अगर मैं ये नहीं करवाता, मैच नहीं करवाता, तो ये आगे पीछे मुझे वैल्यू दे देता। लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा के कहा कि प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट कोड का कॉलम है वो मैच कर रहा हो मेरे प्रोडक्ट कोड के कॉलम से, फिर आपने क्वांटिटी इन स्टॉक देना है। तो देखें ये इसने आपको क्वांटिटी इन स्टॉक दे दिया है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, या मैं आपको एक प्रोजेक्ट सिनेरियो बताता हूँ जो अक्सर होता है हमारे आज के टॉपिक का नाम भी प्रोडक्ट एनालिसिस है। प्रोडक्ट एनालिसिस में हमारे पास, प्रोडक्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कम खरीदना चाहिए। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका होता है लो स्टॉक। लो स्टॉक का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इतना ज़्यादा डिमांड में है कि उसकी वजह से आपका स्टॉक लो हो जाता है। लो का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और उसकी आपके पास जो गोडाउन है उसकी क्वांटिटी उसमें लो हो गई। तो ऐसे प्रोडक्ट को, लो स्टॉक प्रोडक्ट को हम मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं तो आप लो स्टॉक, या दूसरा नाम मैंने उसका बता दिया कि डिमांडेड प्रोडक्ट, उसको देखते हैं। एक तो ये बात हो गई। वो कैसे निकलेगा, आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दें इस वैल्यू से, तो जो परसेंटेज आएगी उसी को हम लो स्टॉक कहते हैं, या लो स्टॉक परसेंटेज कहते हैं, या आप ये कह लें कि मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट कहते हैं। जिसका जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी वही बहुत ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट होगा। तो आए इस सिनेरियो पे काम करते हैं। मैंने, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप यहाँ पे अपने टेबल का नाम भी शॉर्ट में दे सकते हैं। जैसा ओडी दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के टेबल का नाम पी दिया है। तो आपने देखा होगा ऊपर वाले में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट कोड, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी के अंदर प्रोडक्ट कोड, क्योंकि मैंने अपने इसका नाम शॉर्ट करके पी कर दिया। और देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओडी डॉट प्रोडक्ट कोड। तो आप देखें यहाँ पे मैंने लिख रहा था ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट कोड, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई निक नेम नहीं दिया था, एलियास नहीं दिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीक्वल की क्यूरी थोड़ी शॉर्ट हो जाए, तो आप अपने टेबल के नाम भी दे सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिए हैं। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एलियास टेबल नेम। एलियास का मतलब ये होता है कि आप उसका कोई निक नेम दे देते हैं। बात यहाँ पे भी वही है कि आप पूरे टेबल का नाम दें या आप उसका निक नेम दें। लेकिन अगर आपने एक मतलब निक नेम डिफाइन कर दिया, तो अब आप टेबल का नेम कॉल नहीं कर सकते, अब आपको निक नेम से ही कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक मैं होपफुली समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा ऑर्डर होता है या कम ऑर्डर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट को देखते हैं। और इन्वेंट्री रिपोर्ट क्या है, ऑब्वियसली वो डेटाबेस से ही बन रही होती है। तो हम अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है वो लो स्टॉक प्रोडक्ट है, और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है। तो लो स्टॉक का मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट इन डिमांड भी कहते हैं। और लो स्टॉक का फॉर्मूला ये है, लो स्टॉक का मतलब होता है कि आप क्वांटिटी जो भी आपकी ऑर्डर की है किसी कस्टमर ने, उसको डिवाइड कर दें आपकी क्वांटिटी इन स्टॉक, क्वांटिटी इन योर गोडाउन, क्वांटिटी इन योर स्टोर। जो आपके पास ऑर्डर है और जो आपके स्टोर में क्वांटिटी पड़ी है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको लो स्टॉक आ जाएगा। और सिंपल कुछ भी नहीं है, मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको भी रन कर देते हैं। मैंने आपको सिंपल बताया था इस कॉलम को डिवाइड कर दें इस वैल्यू से, तो आपके पास लो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, इस कॉमे को, बस कॉमा को रिमूव किया मैंने। आप इधर देखें, आप इधर देखें, मैंने सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी जो मैंने ऊपर भी दिखाया था उसको मैंने डिवाइड कर दिया आपके लो स्टॉक की वैल्यू से। आपकी आपकी ये जो, इसका मैंने क्या नाम रखा था, इसका नाम मैंने रखा था क्वांटिटी इन स्टॉक। तो क्वांटिटी ऑर्डर को मैंने डिवाइड कर दिया क्वांटिटी इन स्टॉक से, तो देखें आपके पास लो स्टॉक आ गया। और बाकी तमाम चीज़ें सेम है।
मैंने स्टेप बाय स्टेप वर्जन बनाए हुए हैं। आप अगर ऊपर से एक एक चीज़ को रिजॉल्व करते हुए आ रहे होंगे तो आपको ये क्यूरी समझ आ रही होगी। अदरवाइज नहीं आए तो आप इसको मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए मेरे पास लो स्टॉक आ गया और मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ है सेकंड कॉलम के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो हाई डिमांड, क्योंकि मैंने आपसे कहा था लो स्टॉक का मतलब है प्रोडक्ट इन डिमांड, तो जो बहुत प्रोडक्ट इन डिमांड है जो वो है आपका S24 2000। उसके अलावा जो प्रोडक्ट इन डिमांड है उनकी इतनी, उनकी डिमांड भी अच्छी है, 13% है, लेकिन इसकी 67% है। लेकिन अगर आप इसका आंसर देखें तो किस में आ रहा है आपके पास, होल नंबर में आ रहा है। हालांकि इसका डिवीजन का आंसर यूजुअली आपके पास किस में आता है, फ्लोट में आता है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपका डेटाबेस में डिवीजन होती है वहाँ वो उस आंसर को जो है कन्वर्ट कर देता है किस में, इंटीजर में। लेकिन हम इसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, फ्लोट में। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, लेकिन 1 से नहीं करना, 1.0 से करना है, क्योंकि 1 से करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.0 से करूंगा तो क्या होगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये काम मैंने नीचे किया, ये देखें आप, और मैंने लिखा हुआ भी है लो स्टॉक फ्लोट में। मैंने यहाँ पे इसको 1.0 से मल्टीप्लाई किया। अब देखें मेरे पास पूरा आंसर आ रहा है। लेकिन आप इसकी प्रिसेशन देखें, बहुत सारी वैल्यू आ रही हैं, तो मैं इस वैल्यू को राउंड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, राउंड इनटू 2 डिजिट। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है राउंड का, मैं उस पूरे फंक्शन में इसको रैप कर दूंगा और कह दूंगा कि इसको 2 डिजिट में राउंड कर दे, तो ये राउंड कर देगा। ये मैंने बात नीचे बताई हुई है, ये देखें, ये मैंने नीचे किया हुआ है और मैंने यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है। तो अभी मैं इसको यहीं रहने देता हूँ और इधर मैंने सिर्फ ब्रेक कर दिया लाइन को, कोई मसला नहीं है। और राउंड का फंक्शन यूज किया, तो अब आप दो फंक्शन यूज कर रहे हैं, सम का और राउंड का। राउंड का फंक्शन यूज किया, पूरी स्टेटमेंट को मैंने जो है वो ब्रैकेट के अंदर रखा और मैंने कहा इसको 2 डिजिट में राउंड कर दें। अब देखें मेरे आंसर 2 डिजिट में आएगा, ये देखें कितना खूबसूरत आंसर आ रहा है। अब हमने प्रोडक्ट इन डिमांड यानी कि रॉ लो स्टॉक तो देख लिया। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट एनालिसिस में कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप कितनी क्वांटिटी बेचते हैं और किस प्राइस पे बेचते हैं, यानी कि रेवेन्यू आपका कितना आता है। जो जिस प्रोडक्ट का भी रेवेन्यू ज़्यादा होगा, ज़ाहिर बात है वो उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होगी। इधर तो आपने सिर्फ सिंगल कॉलम का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट कोड चाहिए और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मेरे पास रेवेन्यू आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। तो देखें प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्वांटिटी ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच। और मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट कोड का कॉलम चाहिए और इन दोनों का, क्योंकि आप ग्रुप बाय कर रहे हो, जब भी आप ग्रुप करेंगे तो आपको कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और जब वो ग्रुप हो जाए तो उनकी उनकी समेशन कर लेना, यानी कि उनकी टोटल वैल्यू कर लेना। तो आप देखें कि आपका S18 32 जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये रेवेन्यू तो सबसे ज़्यादा कर रहा है, लेकिन अगर आप डिमांड लो स्टॉक में जाएं तो लो स्टॉक में आपको पता चलेगा कि आपके पास ये वाला जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है S18 32 32 इधर अवेलेबल ही नहीं है। टॉप में, टॉप 10 में अवेलेबल नहीं है, टॉप 10 में अवेलेबल नहीं है। और हमारे पास बेस्ट परफॉर्मेंस में कुछ और कोड्स आ रहे हैं और हमारे पास मोस्ट डिमांड में कुछ और कोड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये देखना है कि मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि इस मोस्ट डिमांडिंग में कौन से टॉप परफॉर्मर्स हैं। ये तो मोस्ट डिमांडिंग का डाटा आ रहा है, इसमें मेरे पास टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इन दोनों क्यूरी को कंबाइन करना पड़ेगा। दोनों क्यूरी को कंबाइन कैसे करते हैं, हमारे पास एक की एक एक्सप्रेशन कहलाती है जिसको हम कहते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होती, मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या होती है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो आपने देखें, ये वाला कोड आपको याद होगा, ये कहाँ पे किया था, अभी ऊपर किया हमने। अगर आपको याद हो तो ये पूरा कोड ये लिखा हुआ है, ये पूरी क्यूरी जो है वो ये लिखी हुई है, ये देखें, ये पूरी क्यूरी जो है वो यहाँ पे लिखी है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक विथ का कीवर्ड यूज किया और एक नए टेबल का नाम किया और मैंने पूरी क्यूरी इसके अंदर डाल दी। आप देखें ये पूरी क्यूरी इसके अंदर है। तो विथ का कीवर्ड यूज करने से ये होता है कि आप जो भी पूरी क्यूरी लिखेंगे उसको आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें आप, इस पहले तो ये था ना कि आप इसको सेव कहाँ करवाएंगे, सेव करवाने का कोई ऑप्शन नहीं है। पैंडाज में तो सेव हो जाता है,
लेकिन आप डेटाबेस में कैसे सेव करवाएंगे? तो इसका जो हमारे पास सीक्वल में काउंटर है वो ये है कि आप विद का कीवर्ड यूज करें, और जो भी आपने इस पूरी क्यूरी के रिजल्ट को नाम देना है, मैंने दे दिया लो स्टॉक टेबल, वो आपने यहाँ पे दिया एज, और आपने ब्रैकेट के अंदर पूरी क्यूरी लिख दी। तो ये पूरी क्यूरी जो है, अब इस पूरी क्यूरी का नाम या पूरे टेबल का नाम जो कि आपने पहले सेव नहीं करवाया था, यानी कि इस पूरे डेटा को आपने सेव कहाँ पे करवा दिया, उसका नाम आपने रखा है लो स्टॉक टेबल। और देखें मैंने ये सेव करवाने के बाद यहाँ पे मैंने कहा भी कि इस पूरे टेबल में से मुझे एक कॉलम निकाल के दे दो प्रोडक्ट कोड का फ्रॉम लो स्टॉक टेबल। देखिए ये क्यूरी तो आपको पता है ना कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल, और वो टेबल आपने कहाँ पे सेव करवाया है, यहाँ पे। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि एक ही स्ट्रिंग में आप उसको सेव करवाएं। कैसे सेव करवाएंगे? विद का कीवर्ड यूज करें, टेबल का नाम जो दिल में आ रहा है आप रखें एज, और ब्रैकेट में आप वो क्यूरी डाल दें। लेकिन पहले क्यूरी को टेस्ट कर लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे क्यूरी को टेस्ट किया है और उसका रिजल्ट हमें आ रहा था। और इस पूरी क्यूरी को मैंने कॉपी करके इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, देखें आप, इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। और इसका इस पूरे का आंसर, जो भी आंसर आएगा उसका नाम मैंने रखा है लो स्टॉक टेबल। अब इस लो स्टॉक टेबल से आपने कहा मुझे सिर्फ प्रोडक्ट कोड दे दो, यानी कि आपने कौन सा कॉलम मांगा है, आपने सिर्फ ये वाला कॉलम मांगा है। तो देखें ये आपको प्रोडक्ट कोड निकाल के दे देगा। शुरू में 2000 आ रहा है ये देखें, और एंड में आ रहा है आपका 1938। और यही चीज़ देखें मैंने यहाँ पे सेव करवा के इससे मांग ली, तो देखें 2000 आ रहा है और 1938। इसका फ़ायदा क्या होगा? आप कहेंगे ये सेव करवा लिया लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बताई थी, फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ नीचे जाके। क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है, मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे जो डिमांडेड प्रोडक्ट हैं, डिमांडेड प्रोडक्ट के अंदर कौन से बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे दें, यानी कि इन दोनों डेटा को मैं कंबाइन कर दूं। तो मैंने क्या किया, अब आप आपको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की अहमियत का, इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा, वो देखें। वो मैंने क्या किया, नीचे किया। मैंने ये वाले बात तो आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक तो मैंने सेम ही रखा है। ये मैंने ऊपर रखा हुआ था और लो स्टॉक टेबल लग गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला, ये जो परफॉर्मेंस वाला जो मैंने क्यूरी लिखी थी, ये पूरी क्यूरी मैंने उठा के इधर लिख दी। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी क्यूरी मैंने इधर लिख दी है, सिर्फ एक चेंज किया, और वो चेंज किया मैंने यहाँ पे। पूरी क्यूरी आपकी ये बेस्ट परफॉर्मेंस की क्यूरी है। आप अगर जाके चेक करेंगे, जब आप खुद करेंगे, तो यही क्यूरी कॉपी पेस्ट करके मैंने इधर लिख दिया है। लेकिन एक कंडीशन, और मैंने आपको कहा था, ऊपर भी मैंने आपको बताया था कंडीशन हम कैसे लगाते हैं, वेयर से। मैंने कहा वेयर जो मेरा प्रोडक्ट कोड आ रहा था, यानी कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस का प्रोडक्ट कोड आ रहा था, मुझे सिर्फ वो दिखाओ बेस्ट प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कोड, बेस्ट प्रोडक्ट कोड जो कि फॉल करता है किस टेबल के अंदर, इस टेबल के प्रोडक्ट कोड में। ये देखें, यानी कि ये वाली क्यूरी जो मैंने आपको अभी ऊपर लिख के दिखाई है, सेलेक्ट प्रोडक्ट कोड फ्रॉम लो स्टॉक टेबल, यानी कि ये वाले मैंने कहा सिर्फ इसी के अंदर चेक करना। तो अब ये क्या करेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंस का डाटा दिखाएगा, लेकिन सिर्फ उन प्रोडक्ट कोड को दिखाएगा जो कि मेरे पास लो स्टॉक के टेबल, यानी कि इस वाले टेबल के अंदर मैच करेंगे। और मैंने क्या किया, अब देखें, ये मेरे पास मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट है और उनकी परफॉर्मेंस ये आ रही है मेरे पास। मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मेरे पास ये आ रही है। तो आपने देखा कि डेटाबेस से और पेंडास के कॉम्बिनेशन से हम क्या कमाल कर सकते हैं। अभी तो मैंने पेंडास की सही यूटिलाइजेशन नहीं करी, अभी तो सिर्फ मेरा सारा फोकस डेटाबेस और सीक्वल क्यूरी पे था। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, अगर आप एक एक क्यूरी को समझ जाते हैं, और जो समझ नहीं आती उसको आप कमेंट्स में पूछते हैं, और हमारी टीम आपको रिजॉल्व करती है, तो आपसे बेहतर डाटा साइंटिस्ट कोई नहीं बन सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको वन बाय वन स्टेप में ब्रेक करके एक एक क्यूरी को अलग अलग समझाया है। अगर आपको कोई क्यूरी नहीं समझ आ रही, उसको आप पॉज करें, लिखें खुद, फिर वीडियो को दोबारा से देखें, फिर भी समझ ना आए कमेंट्स में पूछें, तो आप एक बहुत अच्छे डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैं आने वाले वक्तों में डेटाबेस के अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आऊँगा। और आज जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो प्रोडक्ट एनालिसिस किया है, और प्रोडक्ट एनालिसिस में हमने लो स्टॉक को देखा और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को देखा, और फिर हमने प्रायोरिटी डिसाइड करी। हमारी प्रायोरिटी क्या थी, ये प्रायोरिटी है, देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, प्रायोरिटी प्रोडक्ट फॉर रीस्टॉकिंग।
हमें कौन से प्रोडक्ट को रीस्टॉक करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें इन प्रोडक्ट को रीस्टॉक करना चाहिए, सॉरी ये तो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है, हमें इन प्रोडक्ट को रीस्टॉक करना चाहिए, लेकिन हमारे पास इन टॉप प्रोडक्ट के अंदर का परफॉर्मेंस भी हमें पता होनी चाहिए, और वो परफॉर्मेंस हमने नीचे लिख यूज़ कर लिया। होप करता हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया होगा। इसमें मैंने कोडिंग पहले से लिख कर लेकर आया था, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी ताकि कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो। इसी पैटर्न को हम आगे लेके जाएंगे। आप अपने कमेंट्स करके अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, हमारी टीम अवेलेबल है आपको हेल्प आउट करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसको वॉच करें, इसको प्रैक्टिस करें। वर्किंग फाइल ये आपको मिल जाएगी, डेटाबेस आपको मिल जाएगा, और ये स्कीमा आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट बहुत जल्दी बनेंगे, और इस डाटा बेस को इंशाल्लाह, इस नॉलेज को हम मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई में भी यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।